हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज हैंगआउट। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थर्ड यूनिट। हो सकता है आपकी बुक में अलग चैप्टर के नाम से दिया गया हो या अलग यूनिट के नाम से दिया गया हो। अलग अलग बुक में अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं बट कंटेंट विल बी द सेम। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉवर्टी। ये एक ऐसा शब्द है जो इंडियंस को खास करके समझाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा हो या 80 साल का बुज़ुर्ग, सारे लोगों को पता है कि इंडिया एक पॉवर्टी फ्री कंट्री है। ठीक है ना। और मैंने ये पॉवर्टी फ्री किस लिए बोला है क्योंकि यहाँ पर है भी लोग नहीं मानते हैं कि हम गरीब हैं और गरीब नहीं होते हुए भी ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गरीब हैं। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे गवर्नमेंट का निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये पॉवर्टी होती क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द पुअर एंड पॉवर्टी। बहुत आसान है कि इसको पुअर को और पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करना। क्लियर। आपको रास्ते में जाते हुए एक गरीब इंसान दिख जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये गरीब है या ये थोड़ा सा बिलो क्या कह सकते हैं पॉवर्टी लाइन लाइफ जी रहा होगा। बट इट इज़ वेरी टफ टू डिफाइन इट। लेकिन इसको डिफाइन करना कि क्या यही गरीब है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक नया गरीब नज़र आता है। 1 किलोमीटर के दूरी जाने पर आपको एक ऐसा व्यक्ति भी दिख जाता है जिसको देखकर आपको लगता है कि नहीं, ये उससे भी ज़्यादा गरीब है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आखिरकार गरीब है कौन। इसीलिए इसको डिफ़िकल्ट और टफ माना गया है। बट इट इज़ सेड दैट, बट ये माना जाता है और कहा जाता है कि पॉवर्टी मे बी डिफाइंड। देखिए यहाँ पर मे बी लगा हुआ है। एज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सिक्योर इवन हिज बेसिक रिक्वायरमेंट। जब वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को या मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? पुराने समय से आपने एक जुमला सुना होगा, रोटी कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं। तो मकान तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जिसके पास रोटी भी नहीं है वो आज के टाइम में कौन है? वही है गरीब। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं हु आर पुअर। पुअर हैं कौन? पॉवर्टी की तो बात हमने कर ली कि एक वो सिचुएशन है जब इंसान अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पाता। तो अब गरीब कौन है? देयर आर फैमिलीज हु डू नॉट गेट इनफ फूड टू फीड देयर मेंबर्स। जिनके पास क्या है? खाना नहीं है खाने के लिए और उनके पूरे फैमिली मेंबर्स जो है ना पूरे, वो भी भूखे रह जाते हैं। एंड हु डोंट हैव हाउस, जिनके पास घर नहीं है। एंड हैंस स्लीप अंडर द ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। दोज हु डू नॉट हैव क्लोथ्स टू वियर, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, दे कैन बी सेड पुअर, इनको हम गरीब कह सकते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जिसको आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। ये आपकी दिलो दिमाग में बसा हुआ चैप्टर है। मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। अब जो गरीब की बात हुई, इनको क्या किया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मैं अब इसको पढ़ के नहीं बताऊँगा, मैं आपको दिखा के समझाऊँगा। चलिए देखते हैं ये वाली क्लिप। ये नए नए गरीब हुए हैं। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। हाँ, हम भी खानदानी गरीब हैं, वो तो गलती से अमीर हो गए थे। कैसा लगा? समझ में आ गया होगा आपको कुछ चीज़ें। चलिए अब उस वीडियो को ध्यान में रखिएगा और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें गिना रहा हूँ। क्रॉनिक पुअर वही है कि हम शुद्ध गरीब हैं, हम खानदानी गरीब हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। तुम्हारी तरह मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कभी अमीर हुए कभी गरीब हुए, कभी अमीर हुए कभी गरीब हुए, उनको ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं, जो कभी अमीर कभी गरीब हुए। जो ख़ानदानी शुद्ध गरीब हैं वो क्रॉनिक गरीब हैं। नॉन पुअर जो गरीब है ही नहीं। तो आई होप अब इससे मुझे समझाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। चलिए अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसको अनुमान लगाने के 2 तरीके यहाँ पर बताए गए। पहला है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या है?
रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। रिलेटिव पॉवर्टी इट इज़ कंपैरिजन बेस्ड मेजरमेंट या मेजर। ये क्या है? कंपैरिजन बेस्ड होता है, यानी कि दो लोगों के, दो चीज़ों के बीच में जब आप कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कंपैरिजन बेस्ड या रिलेटिव कहा जाता है। क्लियर? तो आगे पढ़ते हैं। इन दिस मेथड द क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू लोअर इनकम group is treated as poor in comparison to the group of people having high income or standard of living। अगर दो ग्रुप ऑफ पीपल को ले लिया जाए, ठीक है, या दो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को ले लिया जाए, तो उन दोनों में जो निचले स्तर पे होगा उसको हम क्या कहेंगे? गरीब। ठीक है ना? लेकिन ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। कारण भाई आपने दो ग्रुप ले लिया। अब मैं दो राज्यों की बात कर लेता हूँ, एक मैं दिल्ली ले लेता हूँ, एक हैदराबाद ले लेता हूँ। तो हो सकता है कि जो दिल्ली की ओवरऑल पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मजदूरों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक। तो हो सकता है कि दिल्ली में जो एवरेज इनकम है वो कम हो इंस्टेड ऑफ हैदराबाद बेंगलुरु। तो क्या आप दिल्ली को गरीब मान लेंगे? नहीं। या हो सकता है कोई दो सिटीज़ ऐसी हो जो टॉप मोस्ट हो पूरे नेशनल लेवल पर, ठीक है, लेकिन उन दोनों में आपस में एक गरीब एक अमीर कह सकते हैं आप, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं बनता है, ठीक। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का केस। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट एज इट हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल, सो दिस मेजर शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये क्या करता है कि जो आपकी टोटल पॉपुलेशन उसको डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में, एक लाइन खींच देता है जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, और फिर बताता है कि देखो तुम्हारी पॉपुलेशन का इतना परसेंट जो पीपल है या इतनी जो पॉपुलेशन है वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। तो ये नंबर्स में बात करता है, इसलिए ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक शब्द का प्रयोग हुआ है पॉवर्टी लाइन का। यही वो लाइन है जो आपकी टोटल पॉपुलेशन को अपर और लोअर क्लास में डिवाइड कर दी, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन में डिवाइड करती है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये पॉवर्टी लाइन। तो जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि क्या होते हैं पुअर, क्या होती है पॉवर्टी, वैसे ही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या होती है पॉवर्टी लाइन। क्लियर? इट इज अ लाइन विच डिवाइड्स पॉपुलेशन इन पुअर एंड नॉन पुअर कैटेगरीज। क्लियर? ये क्या करती है? पुअर और नॉन पुअर में लोगों को डिवाइड कर देती है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय श्री दादाभाई नौरोजी। क्लियर? तो ये नाम याद रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टॉस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। क्लियर? और ये कब हुआ था? ये बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ था, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस केस है ये, आज़ादी के पहले। और उन्होंने किया क्या था? He used the menu for a prisoner and used appropriate prevailing price to arrive at what may be called jail cost of living। इन्होंने क्या किया कि उस टाइम में जो प्रिजनर्स होते थे, जो कैदी होते थे, उनके एक टाइम का जो खाना होता था, जो मेन्यू होता था, उसको इन्होंने पिक कर लिया और बाज़ार में जाकर उस जो भी खाने का मेन्यू था उसका प्राइस पता किया और उसके बिहाफ पे डिसाइड किया कि ये है आपकी बेसिक कह सकते हैं नेसेसिटी जो एक इंसान को मिलनी ही चाहिए, और उसको कहा गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक, तो वो बताएगा कि अगर एक इंसान को इससे भी कम मिल रहा है खाने के लिए तो क्या है, वो उसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब मुजरिम से भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है उसकी। तो इस केस में क्या बोला गया कि वही क्या है, पॉवर्टी लाइन है। तो देखिए ये जो एक आपको स्केल दिख रहा होगा ये है मेजरमेंट स्केल, और ये जो लाइन दिख रही है ये कहलाती है आपकी पॉवर्टी लाइन। क्लियर? तो देखिए एब्सोल्युटली पुअर, शुद्ध गरीब, वेरी पुअर, जो कह सकते हैं कि इनसे थोड़े बेटर हैं, पुअर जो इनसे थोड़े बेटर हैं, नॉट सो पुअर जो गरीब तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, जो कभी गरीब होते हैं कभी गरीब नहीं होते हैं, जो उतार चढ़ाव वाले हैं। उसके बाद आता है मिडिल क्लास, देन अपर क्लास एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये जो एक स्केल है ये है आपका गरीबी का मापदंड जिससे आप गरीबी नाप सकते हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं
उन अटेम्प्ट्स की जो किए गए थे आज़ादी के बाद लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ये वाकई गरीब हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैंने इस हिसाब से बनाया है कि आपके एमसीक्यू के साथ साथ आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने ईयर दिया हुआ है, फिर उनका नाम दिया गया है कि कौन सा स्टडी ग्रुप था, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने उसमें बताया भी है कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग में दिया क्या, यानी कि उस कमेटी का जो एक रिज़ल्ट होता है, जो उनकी रिपोर्ट सबमिशन होती है, उसका रिज़ल्ट क्या था। ठीक, तो ईयर 1962 में सबसे पहले स्टडी ग्रुप बनाया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसका काम क्या था कि वो गरीब और गरीबी की जो एक डेफिनेशन है उसको आइडेंटिफाई करे, उसको ड्राफ्ट करे और लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करे। अगला 1977, ठीक है ना, इसमें अलग कमेटी बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा। इसका भी सेम काम था लेकिन थोड़ा सा अलग था इसमें। ये देखिए अजीब अजीब प्रकार के जीव जंतु भी इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हैं। ठीक है, ईयर 1979, टास्क फोर्स फॉर प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसकी फाइंडिंग थी इस कमेटी की, इसने कहा, इसने पैसे की बात नहीं की, इसने कहा कैलोरीज में बात करिए। क्लियर, क्योंकि पैसे, कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी वो नेसेसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो पूरी नहीं हो पाती। क्लियर, तो इन्होंने कहा रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज पर डे मिलनी चाहिए। क्लियर, यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2100 कैलोरीज फॉर अर्बन। तो इसकी ये जो रिजल्ट था, ये की जो रिपोर्ट थी वो कैलोरी इनटेक पर बेस्ड थी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस चीज़ पर बेस्ड थी आपकी ये टास्क फोर्स कमेटी, या इसका जो रिजल्ट था, इसकी जो रिपोर्ट थी उसका क्या निष्कर्ष निकला हुआ था। ठीक है, इसके बाद ईयर 1989 में है लकड़ावाला कमेटी। लकड़ावाला कमेटी का कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है इसमें। ये बेसिकली जो कंटेंट है ये आपका रीराइट किया गया तेंदुलकर कमेटी के आने के बाद। लकड़े वाले कमेटी का जो इनपुट था, जो उनका रिजल्ट था, वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी इसमें 2005 ज़रूर दिख रहा है लेकिन इसकी रिकमेंडेशन जो थी एक्सपर्ट ग्रुप की वो बहुत पुरानी थी। इन्होंने 2005 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। क्लियर, तो तेंदुलकर कमेटी 2005 में बनी और एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जानी गई। लकड़ावाला कमेटी और तेंदुलकर कमेटी जो एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जानी जाती है, लकड़ावाला कमेटी के जस्ट बाद ही एक्सपर्ट ग्रुप का भी गठन किया गया था। क्लियर, तेंदुलकर कमेटी जो कि एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जानी गई, इसने बताया कि एक इंसान के लिए 816 रुपये रूरल क्षेत्र में और 1000 रुपये अर्बन क्षेत्र में अगर ये पर मंथ कमाते हैं या इससे नीचे कमाते हैं तो ये गरीब हैं। क्लियर, बात समझ में आई आपको? चलिए, इसके बाद 2012 में डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी गठित की गई। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक एक्सपर्ट ग्रुप की, देखिए ये भी है, ये भी एक्सपर्ट ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट ग्रुप एक कह सकते हैं कि टीम बनाई गई थी जिसके अंदर बहुत सारी कमेटीज़ ड्राफ्ट की गई बार बार। तो डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी जो बनाई गई, इनके हिसाब से क्या था, अकॉर्डिंग टू हिज रिपोर्ट द नेशनल पॉवर्टी लाइन इज ₹972 रुपीज़ पर मंथ एंड 1407 रुपीज़ पर मंथ फॉर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि जो तेंदुलकर कमेटी का जो रिपोर्ट थी उसने बताया 816 रुपये, इन्होंने दो, अच्छा देखिए ईयर का भी तो फ़र्क आ गया ना, 7 साल का फ़र्क आ गया। तो 7 साल में इन्होंने कहा कि जो 816 रुपये की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी हो गई है, 972 रुपये, और जहाँ 1000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी हो गई है, 1407 रुपये पर मंथ। क्लियर, तो ये तो था एक डीप और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पुअर का, पॉवर्टी का, पॉवर्टी लाइन का, उसके बाद उन एफर्ट्स का जो पुअर और पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने किए। अगले पार्ट में हम मिलेंगे कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। टिल देन, वॉच नॉलेज हैंगआउट, स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।